ओके देखो इधर, वी स्टार्ट दिस विद द फ्रिक्शन चैप्टर आज। फिर जो आपके डाउट्स हैं लॉज ऑफ मोशन के, पुली कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट के, जो भी, दैट आई विल डिस्कस। सो राइट, फ्रिक्शन। हाँ बेटे, बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऐसा चैप्टर है ना जिसमें प्रॉब्लम्स की वैरायटी बहुत है, तो वो प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती रहेंगी लक्ष्य सामने, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद दिस फ्रिक्शन। देखो इधर ध्यान से समझो, ये अब आ गई रफ सरफेस। अब तक तो हम फ्रिक्शन को डिस्कार्ड करके चल रहे थे। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रखा हुआ है इसके ऊपर ब्लॉक। तो फ्रॉम अवर कॉमन एक्सपीरियंस वी नो दैट, मान लो ये 10 केजी का ब्लॉक है, ठीक है। हम इस पे मामूली सा फोर्स लगाएं, बहुत कम सा, 1 न्यूटन का, वी नो दैट ये आगे नहीं चलेगा। आप घर पे डाइनिंग टेबल को हल्का सा धक्का मारो, हल्का सा, नहीं चलेगा। आप इस ब्लॉक को भी हल्का सा पुश दे रहे हो 1 न्यूटन का, ये नहीं चलेगा। तो इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं दक्ष बेटे कि ये टेबल इस ब्लॉक को कितना फ्रिक्शन फोर्स दे रहा होगा, तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आंसर दोगे? ये जो टेबल है ये ब्लॉक को कितना फ्रिक्शन फोर्स दे रहा होगा? ऑल्दो वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस फ्रिक्शन फोर्स, बट स्टिल थोड़ा आइडिया दे सको, क्योंकि न्यूटन्स लॉस तो हमने पढ़ ही लिए। सो हाँ जी, हाँ, पीछे जा रहा है। अरे भाई, जब मैं कह रहा हूं कि ये रेस्ट पे है तो ये पीछे कैसे जाएगा? इट इज वन ओनली। आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहेगा? बॉडी इज एट रेस्ट, तो उस पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। सो ये 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी पीछे आएगा। एनीवेज मैं समझाता हूं, अच्छे से समझो आप। होता क्या है, जब आप ये ब्लॉक को आपने रखा टेबल पे, तो देखने को तो तुम्हें लग रहा है कि जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जैसे लेट्स से ये मोबाइल को मैंने ऐसे अपने हाथ पे रखा है, सो यू विल से, मैं कहूंगा यार कॉन्टैक्ट एरिया कितना है मेरे हाथ और इस मोबाइल का, तो आप कहोगे जो भी इस मोबाइल का बेस एरिया है, दैट इज व्हाट यू विल से। बट क्या एक्चुअली ऐसा है? अगर मैं अपने हाथ पे ऐसे ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, यार बेटे ऐड कर दो, आदि गुरनूर तुम लोग को मैंने कोर्स बनाया इसीलिए कि ऐड कर दो आप लोग। सो अगर मैंने इस मोबाइल को अपने हाथ पे रखा हुआ है, ठीक है, सो इस मोबाइल का जो भी बेस एरिया है, लेट्स से इसकी लेंथ है कुछ भी मान लो आप 12 सेंटीमीटर मान लो, ये मान लो आप 7 सेंटीमीटर, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेस एरिया। क्या कॉन्टैक्ट एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर? इज इट कम या ज्यादा? 80। कम क्यों? क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करोगे, तो ये जो आप सरफेस देख रहे हो ना कॉन्टैक्ट, ये बेसिकली इस तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इररेगुलरिटीज होंगी सरफेस में। आप कोई भी सरफेस चेक करोगे तो इररेगुलरिटीज विल बी देयर, ठीक है। यहां जो नीचे सरफेस है, सरफेस में भी इररेगुलरिटीज आर देयर, इस तरह से सरफेस है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, बस एक मिनट यार मैं आया। बस बस बेटे, काम पे ध्यान। अब मतलब 2 मिनट मिले नहीं, ये नहीं कि आप सोचो थोड़ा सा इसको ये क्या चीज है ना, बातें शुरू है ना। बारिश बहुत बढ़िया हो रही है, जाते ही घर में मैं पकौड़े बनाऊंगा। हाँ, क्यों तुम लड़के हो, मतलब मैं क्यों बनाऊंगा, ये क्या मतलब हुआ? नहीं मैं क्यों का, नहीं इस पे मैं तुम्हारी क्लास लगाऊंगा। नहीं इस पे मैं तुम्हारी क्लास, अभी मैं फ्रिक्शन पढ़ा लूं, फिर हमारे तुम्हारे बीच का फ्रिक्शन मैं खत्म करता हूं। ये जो मैं क्यों, मैं थक गया हूं इस, मैं क्यों, हट, इधर ध्यान दो। तो आपने देखा, जो सुनो ध्यान से बेटे, जो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया है ना, एक्चुअली में वो कांटेक्ट होता नहीं है, ऐसा होता है। अब ऐसा है तो क्या होगा, सारा का सारा 10 केजी का लोड इन कॉन्टैक्ट्स पे पड़ेगा। सो इनके बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया जो दिख रहा है वो है नहीं, ऐसा है। इन पे लोड पड़ेगा ज्यादा,
लोड ज्यादा पड़ेगा तो यहां पे जो एक सरफेस के बॉन्ड्स हैं, एटम्स हैं, और दूसरे के एटम्स, उनमें आपस में बॉन्डिंग होगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन इज, जब मतलब फिलहाल अगर तुमने इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाया, तो यहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर, जहां जहां भी कांटेक्ट थे, उन सब से जो नेट फोर्स आ रहा है बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, वो फोर्स आ रहा है ऊपर की ओर, एन। मेरी बात गौर से समझना, फ्रिक्शन की फंडामेंटल क्लास है, अच्छे से आप समझो चीजों को। ये नॉर्मल फोर्स एन एक्चुअली कोई सिंगल फोर्स नहीं है बच्चे। ये यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, मैंने तो 4-5 जगह ही दिखाई, इन सब पे सरफेस से ब्लॉक पर जो छोटे 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 फोर्सेस आ रहे हैं, उन सब का सम अप है एन। आर यू गेटिंग इट? हो एन की वैल्यू जैसे इस केस में वी नो 10 जी आएगी, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो एन की वैल्यू 100 न्यूटन है, वी नो। हो सकता है यहां से फोर्स आ रहा हो 1 न्यूटन का, यहां से 2-3 न्यूटन का, यहां से कुछ, यहां से कुछ, ऐसे करते करते पूरे सरफेस से 100 न्यूटन, ठीक। अब तुमने जैसे ही यहां पे इस पे फोर्स लगाया इधर 1 न्यूटन का, तो व्हाट विल हैपन, ये जो सरफेसेस हैं ये आपस में, ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, तो वो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स और वो जो ब्लॉक के लोअर फेस के मॉलिक्यूल्स है, उनमें आपस में जो बॉन्ड्स बन गए हैं, अब वो जब ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो वो उन्हें पीछे रोकने की कोशिश करेंगे। एक तरह से समझ लो कुछ, मतलब कुछ एडहेसिव सा लग गया वहां पे, है नहीं, बट ऐसा वो फोर्सेस डेवलप हो गए, वो फोर्सेस बड़े स्ट्रांग हो गए हैं। स्ट्रांग क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वजन इस पे पड़ा हुआ था। अगर आप 10 केजी के बजाय 5 केजी का लोड लो तो नॉर्मल फोर्स कम होगा, तो हम आगे जाके देखेंगे फ्रिक्शन भी कम आएगा। वी विल लर्न दैट कि नॉर्मल फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही स्ट्रांग आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। एन जितना स्ट्रांग होगा, एटम्स के बीच में बॉन्ड्स उतने स्ट्रांग बनेंगे। इट्स ओके तो हमने यहां पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, तो अब ये जो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे, ये फोर्स एज इट इज रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ये क्यों बदलेगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में, क्यों बदले? अगर बदल गया तो इस डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा यार। सो जब तुमने ये फोर्स लगाया तो इसे कुछ नहीं होगा, ये एन जो है इस 10G के बराबर रहेगा, और इस 10G का इन कॉन्टैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अर्थ और इस ब्लॉक के बीच का फोर्स है ना। तो अब यहां पर ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये इस फोर्स के अलावा एक और सरफेस के पैरेलल फोर्स देंगे, which we call as friction. So friction force दो सरफेसेस के बीच कब अपीयर होता है? जब उन दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आती है, या सचमुच ही रिलेटिव मोशन होता है। अब देखो, तुमने ये 1 न्यूटन फोर्स नहीं, ये एडजस्टेबल है फ्रिक्शन, तुम ये 1 न्यूटन फोर्स हटा लो, ये हट जाएगा। चीजें यहां पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें फोर्स वापस से फिर खाली एन रह जाएगा। तुम ये फोर्स अप्लाई करो 1 न्यूटन, ये फिर से आ जाएगा 1 न्यूटन। तुम ये फोर्स को कर दो 2 न्यूटन, ये फिर से आ जाएगा 2 न्यूटन, इसकी वैल्यू भी 2 न्यूटन हो जाएगी। हम कहते हैं यार ये फ्रिक्शन फोर्स ना सेल्फ एडजस्टेबल है, ये अपनी वैल्यू को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करेगा। इस 10 केजी ब्लॉक की स्लाइडिंग की जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी आएगी, जितना तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे स्लाइडिंग की टेंडेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग आएगी, फ्रिक्शन फोर्स भी उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट इस पे एक लिमिट है। तुम इसको 3 न्यूटन करो, ये 3 हो जाएगा, 10 करो, ये 10 हो जाएगा, 12 करो, शायद ये 12 ना हो पाए। इसकी एक लिमिट है, वो हम बात करते हैं अभी। फिलहाल व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में हैं, मेरा हाथ यहां पे कांटेक्ट में है, अगर मैं अपने हाथ को जस्ट टच कराऊं, अच्छा मान लो यही काम हम कर रहे होते ग्रेविटी फ्री रीजन में, तो ये फोर्स ना होता, तो ये भी ना होता, ये ना होता तो फ्रिक्शन भी ना होता। दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा? जब वो दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगी, जब उन दो सरफेसेस के बीच कोई नॉर्मल फोर्स होगा। बिना नॉर्मल फोर्स के फ्रिक्शन नहीं आएगा, कीप दिस इन माइंड। दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी, उन दो सरफेसेस के बीच कोई नॉर्मल फोर्स होगा, और उन दो सरफेसेस के बीच या तो सचमुच में स्लाइडिंग हो रही हो या स्लाइडिंग होना चाहती हो, तो फ्रिक्शन आता है। तुम ये फोर्स को हटा दोगे
ये फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि स्लाइडिंग होने की टेंडेंसी ही नहीं है। सो व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, मैं लिखवा दूंगा, and it will act always parallel to the surfaces in contact, and it will appear only when there is tendency of relative motion or relative motion is there। या तो सचमुच स्लाइडिंग हो रही हो या स्लाइडिंग होना चाहती हो। ओके, बोलो बेटे पूर्वा। रफ सरफेसेस, बेटा सरफेस जैसे बोर्ड स्मूथ है तो फ्रिक्शन थोड़ा कम है यहां पे, ठीक है। अब कोई और सरफेस है, जैसे ये हाथ रफ है थोड़ा, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मतलब इरेगुलरिटीज ज्यादा आएंगी। अच्छा, मटेरियल भी डिसाइड करता है, जैसे ये वुडन सरफेस है या स्टील की सरफेस है तो यहां पे मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर अलग होगा। स्टील का सरफेस है, फ्रिक्शन थोड़ा शायद कम आए, वुडन सरफेस है और सनमाइका वगैरह नहीं है, ऐसे ही रफ वुड सरफेस है तो फ्रिक्शन शायद ज्यादा आए थोड़ा। Friction force is basically the force between these atoms. It is electromagnetic. It will come into existence when there is tendency of relative motion or relative motion is there. तुमने ये नहीं लगाया, ये सरफेसेस तो कांटेक्ट में वैसे की वैसी ही हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं आएगा। जैसे ही तुमने इस ब्लॉक को यहां पे रखा, यहां पे इन कॉन्टैक्ट्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आए, फिलहाल वो फोर्सेस वर्टिकल होंगे। जैसे ही तुम यहां पे फोर्स लगाओगे, ये फोर्सेस जो इन सरफेसेस के बीच हैं ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, कांटेक्ट फोर्स। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, लिखो इस चीज को। whenever two surfaces are in contact, whenever two surfaces are in contact, वंशिका लिखो बेटे, whenever two surfaces are in contact and there exists some normal force between them, and there exists some normal force between them, comma, if there is a tendency of relative motion, if there is a tendency of relative motion or relative motion is present, then friction force will appear between the two surfaces, then friction force will appear between the two surfaces, and it will tend to oppose that relative motion, and it will tend to oppose that relative motion. Whenever two surfaces are in contact, there is some normal force between them and there is some tendency of relative motion or relative motion is there, then friction force will appear and it will oppose the tendency of relative motion. ये मत कहना कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। आप चलते हो, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक बार फिर समझ लो, आप जब जमीन पे ग्राउंड पे चलते हो ना, तो आपके पैरों और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आता है। नाउ व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? ये वो फ्रिक्शन फोर्स है जब दो सरफेसेस के बीच तब आता है जब रिलेटिव मोशन है नहीं बट होना चाहता है। जैसे इस वक्त ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। मान लो तुमने इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये चला नहीं ब्लॉक। घर पे डाइनिंग टेबल पे तुमने धक्का, या डबल बेड है उसको धक्का मारा, वो चला नहीं। ऑफ कोर्स डबल बेड है तो इतने आराम से नहीं चलेगा, तुमने उसको धक्का मारा, वो चला नहीं। तो उस वक्त फर्श और डाइनिंग टेबल के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा होगा? स्टैटिक।
दो बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक। स्टैटिक वो होता है जब सरफेसेस के बीच स्लिपिंग होना चाहती है बट हो नहीं पा रही, और काइनेटिक वो होता है जब सरफेसेस के बीच स्लिपिंग हो रही है उस वक्त। आप ये भी कह सकते हो दो सरफेसेस के बीच जो कांटेक्ट फोर्स है, उस कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेसेस के पैरेलल होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और जो सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब तक हम सिर्फ नॉर्मल बोल रहे थे क्योंकि फ्रिक्शन हम अब तक कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। भाई ये नॉर्मल फोर्स किसने दिया? टेबल ने दिया। ये फ्रिक्शन किसने दिया? टेबल ने। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन दोनों टेबल ने दिए हैं। एक्चुअली टेबल ने ब्लॉक को ये फोर्स दिया है जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है N, हॉरिजॉन्टल है F। सो आप ये भी कह सकते हो फ्रिक्शन की डेफिनेशन ऐसे भी कि ये कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो सरफेसेस के पैरेलल लगता है एंड इट ऑलवेज अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? इट इज द component of contact force which will act parallel to the surfaces in contact. Okay, लिख लो इस चीज को भी। Friction force can also be defined as the component of contact force. Friction force can also be defined as the component of contact force which will act parallel to the surfaces in contact. Which will act parallel to the surfaces in contact. वंशिका क्लियर है बेटे? अब रेगुलर रहना बेटा एकदम, ये बीच में ना ऐसे गैप ना आए। फ्रिक्शन, इसके बाद वर्क पावर एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है सारे। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? यस बेटे। अगर ग्रेविटी, देखो मुझे ग्रेविटी से लेना देना नहीं है, नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। जैसे मान लो ये वॉल है, बातें नहीं, ये वॉल है, ठीक है, तुमने इसके कांटेक्ट में एक ब्लॉक को ऐसे रखा एंड जस्ट छोड़ दिया, तो ग्रेविटी तो है mg, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये नीचे गिरेगा। ये ब्लॉक पे कोई ये दीवार और ब्लॉक के बीच में कोई फोर्स नहीं आएगा। ये दीवार इस वक्त इस ब्लॉक को इधर नॉर्मल फोर्स नहीं दे पाएगी, नॉर्मल फोर्स देती तो ये इधर भागता ना, बट तुम जस्ट एक ब्लॉक को लो, दीवार से टच करा के छोड़ दो, तो वो दीवार को टच करता हुआ लग रहा है बट एक्चुअली वॉल और उस ब्लॉक के बीच में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, और जब नॉर्मल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन आने का सवाल ही नहीं उठता। सो फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ तभी आएगा दो सरफेसेस के बीच जब वहां पे नॉर्मल फोर्स भी प्रेजेंट हो। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यहां पे जो एटम्स थे सरफेस के और जो एटम्स थे इस ब्लॉक के लोअर फेस के, उनके बीच का फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो इधर सुनो, स्टैटिक एंड काइनेटिक। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या? दो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स जब उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना तो चाहता है बट हो नहीं पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐसे सरफेस ली, इस सरफेस के ऊपर मान लो तुमने डाइनिंग टेबल पे अपना बड़ा सा ऐसे रजिस्टर रखा, ठीक है, रजिस्टर, ये रजिस्टर है आपका मोटा सा, और इसके ऊपर आपने कोई छोटी मोटी कोई नोटबुक रख दी या अपना मोबाइल फोन रख दिया। इस तरह से ये मोबाइल है। नाउ यू आर पुलिंग दिस रजिस्टर बाय सम ग्रेट फोर्स। क्या होगा? मतलब इतना फोर्स लगाओ कि रजिस्टर चले। तो इमेजिन करो डाइनिंग टेबल पे तुमने रजिस्टर रखा है, रजिस्टर के ऊपर मोबाइल, एंड यू आर पुलिंग दैट रजिस्टर। इतना तेज भी मत खींचो कि मोबाइल भी स्लिप कर जाए, आप रजिस्टर को आराम से खींचो तो रजिस्टर और मोबाइल इकट्ठा चलेंगे दोनों, है ना। तो इस वक्त सरफेस और रजिस्टर के बीच यहां पे फ्रिक्शन फोर्स होगा काइनेटिक, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है। मोबाइल और रजिस्टर के बीच यहां पे जो सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, क्योंकि दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो रही वहां पे। आप भी जब ग्राउंड पे चलते हो, ठीक है, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं, लाइक दिस वी आर वॉकिंग, तो हमारे पैरों और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन स्टैटिक है। आप अपना जस्ट इमेजिन करो, आपका राइट पैर पीछे है, आपका राइट पैर ना ग्राउंड को पीछे फोर्स देता है, तो आपका राइट पैर किधर जाना चाहता है एक्चुअली ग्राउंड पर? पीछे, पीछे जाना चाहता है भाई, आगे कहां? पीछे। नीचे बहुत सारा साबुन लगा दो, फिर ऐसे करो, स्लिप मारोगे कि नहीं?
तो आपका पैर किधर जाना चाहता था? पीछे। तो ग्राउंड ने उसको फ्रिक्शन फोर्स किधर दिया? आगे। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? मोशन के अपोजिट। गलत। रिलेटिव मोशन के अपोजिट। मोशन के अपोजिट मत बोलो, मैं तो आगे जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं, बट मेरा ये पैर जो ग्राउंड के साथ टच में है वो पीछे जाना चाहता था, तो इसलिए ग्राउंड ने उसको फ्रिक्शन किधर दिया? आगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम मूविंग। इज दैट ओके? सो स्टैटिक यहां काइनेटिक है, यहां स्टैटिक। नोट करो इसको। अगर दो सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन इज काइनेटिक। अगर स्लाइडिंग हो नहीं रही, होना चाहती है, देन फ्रिक्शन इज स्टैटिक। ये रजिस्टर, ये ऊपर मोबाइल। रजिस्टर पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा, सो आई विल राइट इट एज Fk। ठीक। मोबाइल और रजिस्टर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? इन दो सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन आएगा, मोबाइल पर किधर, रजिस्टर पर किधर? एक्शन रिएक्शन होगा। जैसे ये Fk है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ये टेबल है, टेबल पर Fk इधर आएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स भी तो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेगा, एक्शन रिएक्शन। टेबल ने रजिस्टर को फ्रिक्शन फोर्स किधर दिया? पीछे। तो रजिस्टर टेबल को फ्रिक्शन किधर देगा? आगे। वो बात अलग है, सरफेस ने कहीं जाना नहीं है। ये एक्शन रिएक्शन है। तो ऐसे ही सिमरबीर तुम बताओ, यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा विच इज स्टैटिक, वो मोबाइल पर किधर लग रहा होगा और रजिस्टर पर किधर? यस। क्यों? देखो, आप ऐसे भी भुवनेश तुम बोलो, आप ऐसे सोच सकते हो, आप मोबाइल पे न्यूटन के लॉ लगा दो। आपको यार मोबाइल पे हमने कोई फोर्स तो लगाया नहीं था, वो चल आखिर क्यों रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स उस पे आगे होना चाहिए ना। तो एक्चुअली मोबाइल पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा आगे, तो रजिस्टर पर किधर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? पीछे। तो रजिस्टर के मोशन को दो फ्रिक्शन फोर्सेस अपोज कर रहे हैं, और मोबाइल तो मूव ही फ्रिक्शन की वजह से कर रहा है। अभी पिछली कोई शीट में क्वेश्चन आया था, यहां पे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं था, जीरो फ्रिक्शन। रियलिटी में नहीं होता, बट हमने एज्यूम किया था। उस केस में अगर आप रजिस्टर को खींचोगे, मोबाइल चुपचाप वहां पड़ा रहेगा और नीचे गिर जाएगा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ना वहां पे। इट्स ओके? बात समझ में आ रही है ना? सो इन दिस केस ये फ्रिक्शन है। क्योंकि देखो, ऐसे भी वैसे तो आप सीधे कह सकते हो, यार मोबाइल का मोशन देखूं, मोबाइल आगे जा रहा है परमवीर बेटे, मोबाइल आगे आखिर जा रहा है, तो उस पर आगे की ओर कोई फोर्स होगा, दैट इज फ्रिक्शन। या ऐसे सोचो, हमने किसको फोर्स दिया था? रजिस्टर। तो कौन तेज भागना चाहता था? रजिस्टर। कौन रुका रहना चाहता था? मोबाइल। तो मोबाइल रुका रहना चाहता है, रजिस्टर चलना चाहता है। सो मोबाइल और रजिस्टर के बीच रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आई। रजिस्टर चलना चाहता है, मोबाइल रुका रहना चाहता है। कौन रुका रहना चाहता है? मोबाइल। कौन चलना चाहता है तेज? रजिस्टर। तो जो तेज चलना चाहता है उस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और जो रुका रहना चाहता था या धीरे चलना चाहता था उस पे फ्रिक्शन आगे, क्योंकि फ्रिक्शन कहेगा भाई दोनों साथ साथ चलो। एक रुका रहना चाहता है तो उसको चलाएगा, एक तेज भागना चाहता था उसको स्लो करेगा। आर यू गेटिंग इट? फ्रिक्शन हमेशा चाहेगा रिलेटिव मोशन खत्म हो। दो सरफेसेस में जो तेज चलना चाह रही होगी उस पे बैकवर्ड लगेगा, जो स्लो चलना चाह रही होगी उस पे फॉरवर्ड, ताकि दोनों को इकट्ठा चलाए। इट्स ओके? डायग्राम बनाओ ये। ओके। अब बात करते हैं, नोट कर लो बेटे आराम से, अच्छे से समझो, बस आज हमें ये फ्रिक्शन समझना है। टाइम मिल गया, जितना मतलब शीट के क्वेश्चन 15 दिए हैं मैंने, वो सारा वहां तक पहुंच गए तो गुड इनफ। नहीं तो आप रिवाइज करना, वेज कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, वो रिवाइज करना पड़ता है कई बारी। यस बेटे नंदिनी? हाँ, वो आज पक्का करा दूंगा मैं। आने वाली बुक, आन्या किधर है? वो बुक रखी है मेरी, आज मुझे पक्का याद दिलाना। 6:45 के अराउंड फिर से नंदिनी बता देना, मैं मार्क करवा दूंगा। एक बात बताओ, 1 मिनट बस बेटे, एक बात मुझे बताओ, मोबाइल चल रहा है ना? हम तो बुक को खींच रहे थे नीचे, रजिस्टर को, मोबाइल क्यों चल रहा है? तो उस पर कोई तो फोर्स आगे की ओर आ रहा होगा ना, दैट इज फ्रिक्शन ओनली। तुमने रजिस्टर को पकड़ के खींचा, रजिस्टर तेज जाना चाहता था, मोबाइल रुका रहना चाहता था। तो दो सरफेसेस के बीच, जैसे मान लो क्या किया तुमने,
ये मान लो स्मूथ है, चलो मैं सिंपल कर देता हूं सिचुएशन, ये स्मूथ है, ये तुमने लिया एक 5 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर तुमने रखा एक 3 kg का ब्लॉक, तुमने 5 kg के ब्लॉक को ऐसे फोर्स दिया, कुछ भी मान लो 6 न्यूटन का, तुमने किसको फोर्स दिया, कौन चलना चाहता है, 5, 3 पे कोई फोर्स लगा, 3 रुका रहना, कहेगा मेरे पे कोई फोर्स ही नहीं है, 3 रुका रहना चाहेगा। तो यहां पर इस जगह पे ये 5 kg का ब्लॉक है, ये ऊपर इसके 3 kg का ब्लॉक है। लुक एट दिस सरफेस एंड लुक एट दिस सरफेस, कौन तेज चलना चाहता है, ये सरफेस, कौन स्लो या रुका रहना चाहता है, ये सरफेस। तो यहां फ्रिक्शन की रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आ गई। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज, कैसे, जो सरफेस तेज चलना चाहती है, इस पे हमने फोर्स लगाया था 6 न्यूटन का, ये तेज चलना चाहता है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये रुका रहना चाहता है, इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। लेट्स से तुम ये फोर्स 3 kg वाले ब्लॉक पे लगाते, ये 3 kg, ये 5, तुम इस पे फोर्स लगाते आगे की ओर 6 न्यूटन का, अब क्या होता, यहां पे ये चलना चाहता है, इसको कोई फोर्स ही नहीं था, ये रुका रहना चाहता है, तो अब ये वाली सरफेस तेज चलना चाहती है, ये वाली सरफेस रुका रहना चाहती है, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आई, तो फ्रिक्शन आएगा, वो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, और इस पे किधर लगेगा, आगे की ओर लगेगा। भाई दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं और उनमें रिलेटिव मोशन सचमुच हो रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। रिलेटिव मोशन हो नहीं पा रहा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होने दे रहा, होना चाहता है रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन आएगा, और जो स्लो चलना चाहता है उसको स्पीड अप करेगा और जो फास्ट चलना चाहता है उसको स्लो डाउन करेगा। जो फास्ट चलना चाहता है उस पे मोशन के अगेंस्ट लगेगा, ये फास्ट चलना चाह रहा था तो इस पे अपोजिट लग रहा है, ये रुका रहना चाहता था इस पे इधर लग रहा है। इट्स ओके, ये भी एग्जांपल नोट कर लो। यस ऑनलाइन बेटे कौन कुछ पूछ रहा था मेरे से, सर अगर हम 3 kg ब्लॉक के ऊपर कुछ रख दे तो उसमें फ्रिक्शन आगे लगेगा। 3 kg ब्लॉक के ऊपर भी एक और ब्लॉक रखना चाहते हो, रख देंगे, कोई नहीं, 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, बट अभी इतना तो क्लियर है ना गुरनूर, ठीक है, मैं वो बाद में कराऊंगा क्योंकि वो अभी मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है वहां से हम ज्यादा डिविएट होते जाए, कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। एचसी वर्मा बुक में है क्वेश्चन 3 ब्लॉक वाला, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। फ्रिक्शन अभी चलेगा 4 लेक्चर 5 लेक्चर तो चलेगा, तसल्ली से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे तभी आपके दिमाग में बातें बैठेंगी। यस आनिश, थर्ड डायग्राम ये वाला, इस पे बेटे मैंने फोर्स लगाया था 3 kg पर। आगे बोलो तुम्हारा क्या डाउट है, टेबल नीचे, ये टेबल आ गया, टेबल भी रफ है, टेबल रफ है तो 5 kg, अगर ये ब्लॉक चल पड़ा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि टेबल इतना स्ट्रांग हो कि 5 kg को चलने ही ना दे, फ्रिक्शन इतना स्ट्रांग हो, बट वॉट एवर, टेबल और 5 kg के बीच में फ्रिक्शन स्ट्रांग है या वीक है, वॉट एवर, इस पे पीछे ही लगेगा, क्योंकि यार सीधी सी बात है, अब ये वाला फोर्स 5 kg को चलाना चाहता है, तो इन दो सरफेसेस की बात करो तो 5 kg वाला उधर जाना चाहता है और ये तो रेस्ट पे रहना चाहता है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और टेबल पर आगे लगेगा। इट्स ओके, और किसी को, ईशान ध्यान दो बेटे, ये ऐसे ऐसे क्या मूव लगा रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, ये फ्रिक्शन बेटा, ये भी पता है फ्रिक्शन है तभी कर सकते हो ऐसा, ये ऐसे हम कर सकते हैं बिना फ्रिक्शन के भी, हाँ कहां फिसलेगा, कर लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, स्मूथ सरफेस दो हो तो आपस में ऐसे स्किड नहीं करा सकते, उसमें क्या है। खैर एनीवेज बेटा काम पे ध्यान दो, सिरदर्द गायब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, नोट करो इसको। ये वाला ना, ये भी स्टैटिक है क्योंकि 3 और 5 इकट्ठा चल रहे थे, है ना, मैंने माना था कि दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, अगर इकट्ठा नहीं चल रहे होंगे तो ये काइनेटिक होगा, ये भी देखना पड़ेगा, तो उस पे अभी मत जाओ इस केस में। आप बस अभी ये एग्जांपल मैं बस बता रहा था, इससे आप बस ये देखो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें हम। ओके कर लो, ये भी बना लो और ये भी बना लो। यस बेटे बोलो, हाँ वो मैंने कहा था ये ग्राउंड स्मूथ है, अब आ गया, अभी मैं ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक नहीं रख रहा, वो अगली क्लास में रखेंगे। फिलहाल ये सरफेस, ये ब्लॉक, मैं वो अब इर्रेगुलरिटी भी नहीं दिखा रहा, दैट यू नो कि सरफेस इर्रेगुलर है,
ठीक है, अब मुझे बात करनी है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग, जैसे व्हाट वी हैव सीन, ये 10 kg का ब्लॉक था, तो नॉर्मल फोर्स यहां पे कितना आ जाएगा 10G। तुम ऊपर से और धक्का मारोगे, नॉर्मल फोर्स और ज्यादा, तो देखना फ्रिक्शन भी और ज्यादा, विच इज कॉमन, है ना। आप मोटी सी बुक ले लो, उसके ऊपर कुछ और हैवी सा रख दो, तो डेफिनेटली पुल करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी। नाउ लेट अस लर्न ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है। ओके, ये देखते हैं। हमने इस पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन, ये ब्लॉक नहीं चला, तो टेबल ने भी ब्लॉक को पीछे की ओर कितना फ्रिक्शन फोर्स दिया होगा 1, और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा स्टैटिक। यहां पे मैंने फोर्स किया 5 न्यूटन, ये अभी भी नहीं चल रहा, ये 5 न्यूटन ही है। मैंने इस पे फोर्स किया 20 न्यूटन, ये अभी भी नहीं चल रहा, तो डेफिनेटली ये भी 20 न्यूटन है। मैंने जैसे ही इस पे फोर्स किया 20.1, ये चल पड़ा। क्यों? आप फोर्स लगा रहे थे, यहां पे फ्रिक्शन रोक रहा था। इस फ्रिक्शन की एक लिमिट है, ये एक लिमिट तक ही एक्सीड कर सकता है, उसके बाद वो जो वहां पे बॉन्ड्स वगैरह डेवलप थे वो ब्रेक कर जाएंगे और ये बॉडी चलने लग जाएगी। और एक बार चलने लग गई तो ऐसा नहीं है फ्रिक्शन खत्म, फिर फ्रिक्शन अपना नेचर बदल देगा। अब ये कैसा हो जाएगा काइनेटिक। ध्रुव बेटे सामने ध्यान, व्हेन आई एक्सप्लेनिंग सामने ध्यान होना चाहिए पूरा, ठीक है। सो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं, उनके बीच में स्लाइडिंग होना चाहती है बट हो नहीं पा रही, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जिस मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है स्लाइडिंग को अपोज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, ये वैल्यू डिपेंड करती है कि ये जो दो सरफेसेस हैं वो सरफेसेस कैसी हैं। इट डिपेंड्स ऑन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये स्कूल एग्जाम में आता भी है, व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं लिखवा दूंगा या एसएल अरोड़ा बुक में मार्क करवा दूंगा, वहां से पढ़ लेना। दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो दो सरफेसेस कौन सी हैं, वुड है, स्टील है, वुड है, पेपर है, व्हाट, और उनकी कंडीशन कैसी है, मतलब पॉलिशिंग कर रखी है, उस पे आपने कोई लुब्रिकेंट वगैरह लगा रखा है, कंडीशन वेट है, ड्राई है, उस पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि यार जो कॉन्टैक्ट एरिया हमें दिखता वो तो होता ही नहीं ना। जब तक नॉर्मल फोर्स नहीं बदलता, जैसे यही वही सरफेस है, सरफेस वही है, मान लो ये डाइनिंग टेबल था, ये भी वही डाइनिंग टेबल है, ये 10 kg का ब्लॉक स्टील का था, यहां भी मैं 10 kg का ब्लॉक स्टील का ही ले रहा हूं, बट थोड़ा लंबा ले लिया, ऐसे सरफेस एरिया थोड़ा कम है। इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू और इनके बीच फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्क क्या आया इन दोनों में? कॉन्टैक्ट एरिया ही तो बदला। नॉर्मल फोर्स यहां और यहां सेम है, तो जब तक दो सरफेसेस के बीच नॉर्मल फोर्स सेम है, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू को कॉन्टैक्ट एरिया से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्टैक्ट एरिया छोटा बड़ा, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉन्टैक्ट एरिया दिख रहा है वो तो है ही नहीं ना। ओके, सो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया प्रोवाइडेड नॉर्मल फोर्स इज सेम। तीसरा, दिस लिमिटिंग वैल्यू FL करके लिखते हैं इसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। इज दैट ओके? समझ रहे हो? दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, उनके बीच में स्लाइडिंग होना चाहती है बट हो नहीं पा रही है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट से बड़ा नहीं हो सकता। हम वही बात कर रहे हैं कि यार वो जो लिमिट है वो किस पे डिपेंड करती है? वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। ये स्कूल एग्जाम में आपसे पूछते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब आपको वही बताना है कि वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सो राइट द हेडिंग, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं, बाकी आप वो एस.एल. अरोड़ा बुक से या जो भी आपके स्कूल में रिकमेंडेड बुक है आप उसमें पढ़ लो, ये सब बेसिक चीजें शॉर्ट में लिख लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन the two surfaces in contact and their condition. It depends on the two surfaces in contact and their condition. Condition से मतलब है wet, dry, state of polish. हो सकता है पॉलिशिंग आपने थोड़ी ज्यादा करी तो फ्रिक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है. So it depends on the two surfaces in contact and their condition. दूसरा, it is independent of the contact area. It is independent of the contact area provided that the normal force is same. Provided that the normal force is same. लिख लिया बेटे श्वेता. तीसरा, it is directly proportional to the normal force between the two surfaces. It is directly proportional to the normal force between the two surfaces. ठीक है आरब? तो ये जो है ना फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल होगा ही होगा. नॉर्मल फोर्स आप प्रैक्टिकली सोचो, जितना स्ट्रांग होगा सरफेसेस के बीच में बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी, तो वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे, वो सरफेस स्लाइड होने में उतनी ज्यादा मुश्किल होगा. दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस. म्यू पढ़ते हैं इसको, एम यू, म्यू बना लोगे ना ढंग से. म्यू सफिक्स एस. सफिक्स एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक. क्या नाम है इसका? पढ़ते क्या है? म्यू. म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, इसकी वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन होगी 0.4 है, 0.6 है. अच्छा जनरली ना 1 से कम गिवन होती है, तो थोड़े दिन में हमारा दिमाग हमें खुद ही समझाने लगता है इट इज ऑलवेज लेस देन 1. ऐसा कुछ नहीं है. इसकी वैल्यू 1.2 हो जाए कोई चक्कर नहीं, बट जनरली 1 से कम आती है तो अब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बात बैठ जाती है इट इज ऑलवेज लेस देन 1. ऐसा कुछ नहीं है. सो एफ.एल इज म्यू एस इंटू एन. ठीक है, तो बात मेरी सुनना ध्यान से. जो दो सरफेसेस के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, दो सरफेसेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स F, उसकी वैल्यू 0 से लेके म्यू एस एन के बीच कहीं तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड फोर्सेस किस तरह के हमने लगाए थे. आप अप्लाइड फोर्स जितना स्ट्रांग करते जाओगे, स्लाइडिंग की टेंडेंसी जितनी स्ट्रांग होती जाएगी. जैसे डाइनिंग टेबल पे इमेजिन आपने धक्का मारा, नहीं चला, फ्रिक्शन आएगा F. और तेज धक्का मारा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा F. और तेज और तेज और तेज. द मूवमेंट डाइनिंग टेबल स्लाइड होने वाला है, द मूवमेंट इट इज अबाउट टू स्लाइड, उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? लिमिटिंग के बराबर. कभी भी ऐसे क्वेश्चन कहे ना, यार दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं, स्लाइड होना चाहते हैं बट हो नहीं रहे, मैं कहूंगा फ्रिक्शन कितना है? तुम कहोगे सर 0 और एफएल के बीच कुछ भी हो सकता है. दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में है, स्लाइडिंग होना चाहती है बट हो नहीं रही, तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 0 और एफएल के बीच कुछ भी, और एफएल ये रहा. इज दैट ओके? और मैं आपसे कहूं दो सरफेसेस यार कांटेक्ट में है, स्लाइडिंग बस होने वाली है, होने वाली है बस स्लाइडिंग, तो कितना लोगे फ्रिक्शन फोर्स? म्यू एस एन. तब लिमिटिंग ले लोगे. ओके? और अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है और स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक. और काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा कुछ झगड़ा नहीं है. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू के एन. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आसान है. अगर दो सरफेसेस में स्लाइडिंग हो रही है ना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फोर्सेस वगैरह देखने की, कोई जरूरत नहीं है. स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सिर्फ ये होगी, ना कम ना ज्यादा. स्लाइडिंग नहीं हो रही तो मुसीबत ज्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से लेके म्यू एस एन, इस रेंज में कुछ भी हो सकती है. गेटिंग माई पॉइंट? इसको क्या कहते हैं? काइनेटिक. तो अगर मैं पूछूं व्हाट आर द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यही सारे हैं, सेम यही. It depends on the surfaces, it is independent of the contact area if normal force is same, proportional to normal force. Okay?
सो अगर दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग हो रही है देन फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू के एन। देखो यहां पे मैंने इक्वल किया, यहां पे रेंज है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा डेंजरस है ढूंढना उसको, क्योंकि रेंज है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा 0 से म्यू एस एन के बीच में कितना है। काइनेटिक के लिए कोई चक्कर नहीं, म्यू के एन और रिलेटिव मोशन के अपोजिट, जो तेज चल रहा होगा उस पे बैकवर्ड, जो स्लो चल रहा होगा उस पे फॉरवर्ड। ओके, नोट कर लो, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू के एन। हाँ हाँ, तो ये जो है ना बेटा, वेरी गुड, ये जो म्यू के है ना, ये म्यू के की वैल्यू हल्की सी म्यू एस से कम होती है, हल्की सी। जैसे मान लो मैं आपसे कहूंगा दो सरफेसेस के बीच म्यू एस है 0.6, म्यू के होगा 0.58, 0.55, ठीक है। तो इसलिए ना लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन तो कभी आएगा ही नहीं आनिश बेटे, ठीक है। देखना इधर ध्यान से, मान लो ये हमने एक ब्लॉक लिया, ये स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, ये ब्लॉक का मास m है, इस ब्लॉक पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F एंड फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f। हम इस फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ध्यान से समझना, ये हम ग्राफ बनाना चाहते हैं बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। शुरू में तुमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तुमने कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन तो समझदार फोर्स है, ये तो सेल्फ एडजस्टेबल है। कौन? स्टैटिक। स्टैटिक वाला सेल्फ एडजस्टेबल है, काइनेटिक नहीं। काइनेटिक तो म्यू के एन लगता है हमेशा, ना कम ना ज्यादा। स्टैटिक वाला समझदार है, सिचुएशन देख के एक्ट करेगा, कितनी स्लाइडिंग की टेंडेंसी है। तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये भी नहीं आएगा, जीरो। तुमने फोर्स बढ़ाया, ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम फोर्स बढ़ाओगे स्लाइडिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो ये फोर्स भी बढ़ेगा, ब्लॉक चलेगा नहीं। तुम फोर्स बढ़ाते जाओगे, ये भी बढ़ता जाएगा, ब्लॉक रेस्ट पे है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड एक टाइम पे आके ये फ्रिक्शन आ जाएगा अपनी लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस एन के बराबर। नाउ द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अब अगर तुमने हल्का सा भी, अर्शदीप बेटे ध्यान दो, पानी गिरा उधर से, साइड हो जाओ, एक जना पीछे चले जाओ नंदिनी बेटे। अब अगर तुमने अप्लाइड फोर्स को हल्का सा भी और इंक्रीज किया, हल्का सा भी, तो ये ब्लॉक चल पड़ेगा, और चल पड़ेगा तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू से जरा सी कम होती है, क्योंकि एन तो सेम है, म्यू एस की वैल्यू म्यू के से हल्की सी ज्यादा होती है, तो ये हल्का सा ड्रॉप करेगा एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट। ये कितना आएगा? म्यू के एन। क्वेश्चन आता है ये भी स्कूल एग्जाम में, लॉज ऑफ लिमिटिंग। फिर बता रहा हूं, फ्रिक्शन में भी 4-5 चीजें हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। या तो न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं बेसिक सा, या ये भी पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। कब है तुम लोगों का एग्जाम बेटे? अभी दूर है ना, तो वो मैं खैर आज बता दूंगा, फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन वगैरह का तो मार्क करा ही दूंगा, बल्कि थोड़ा फुर्सत से टाइम निकाल के औरों का भी आ रहा है, शुरू से लेके यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, सबके ना पॉइंट्स बता दूंगा। यस बेटे गुरनूर? ग्राफ क्या बेटा? ये बड़ा सिंपल सा तुम लोगों का क्वेश्चन है, दोबारा कहां डाउट है एग्जैक्टली मुझे वो बताना है आपने, ठीक है। कोई बात नहीं सामने बेटे, आप आओगे परसों, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। जैसे जैसे मैं एक बार ब्रीफली बता दे रहा हूं, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक ब्लॉक रेस्ट पे है, क्योंकि जब तक ये रुका हुआ है तब तक ही फ्रिक्शन स्टैटिक है, जब तक यहां स्लाइडिंग नहीं है तब तक ही फ्रिक्शन स्टैटिक है। तो जैसे जैसे तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आ गया अपनी लिमिट पे। अब तुमने अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया, ये ब्लॉक चलने लग जाएगा, चलने लग गया तो स्लाइडिंग शुरू हो गई, तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? काइनेटिक। और उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू से हल्की सी कम होती है। इट्स ओके, तो ये म्यू के एन। क्लियर? यस बेटे? वो प्रैक्टिकली म्यू के, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स, उनके नेचर, और स्लाइडिंग के वक्त समझाने को एक लेमन की तरह ऐसे समझाया जा सकता है कि यार जब बॉडीज रुकी हुई हैं तो एटम्स के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग है, चलती बॉडीज में लगातार कांटेक्ट बदल रहा है तो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ऐसे समझाने को समझा सकते हो, बट अदरवाइज इट इज नॉट दैट इजी टू एक्सप्लेन।
ठीक है, हटा दूं? म्यू के म्यू एस, हाँ वैसे हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा, बट अदरवाइज वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, अब जैसे देखना इधर सिचुएशन, ये ब्लॉक है हमारे सामने, मान लो ये ब्लॉक है 10 kg का, इधर लिख लेते हैं 10 kg का ये ब्लॉक है, g की वैल्यू मैं 10 लेके चलूंगा। मान लो इस ब्लॉक, मैं ही सॉल्व करता हूं, आप देखना, आपको सॉल्व करने के लिए मैंने शीट दी हुई है, आप बस ये देखो, ध्यान से समझो किन किन स्टेप्स को आपने ध्यान रखना है। ये फोर्स मैंने लगाया लेट्स से 50 न्यूटन का, एंगल लेट्स से दिस इज 37 ले लेते हैं, आसानी रहेगी। हमें बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना है। म्यू एस की वैल्यू मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.8, म्यू के की वैल्यू हमें गिवन है 0.7। अगर तुम्हें इतनी कहानी बताने के बाद, मास, जी की वैल्यू, ये सब बताने के बाद मैं तुमसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता कि बेटा ये जो ब्लॉक है ना, ये इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो आप ना फिर ये 50 न्यूटन होता चाहे 500 न्यूटन होता, ये अब ये नहीं कहना सर मैंने फोर्स उधर लगाया था, ये इधर क्यों जा रहा है। मान लो ऑलरेडी वो चल रहा था, तुमने अब फोर्स लगाया। आप लोग क्रिएटिविटी बड़ी दिखाते हो। अच्छा, ये तो भाई वो कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, ऑलरेडी चल रहा था ये ब्लॉक। तो अगर ये ब्लॉक चल रहा है, फिर मुझे कुछ नहीं सोचना, ये ब्लॉक इस सरफेस पे स्लाइड मार रहा है, तो ये सरफेस पे ये किधर स्लाइड कर रहा है, लेफ्ट, तो फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा, राइट। कितना लगेगा, म्यू के एन, म्यू के की वैल्यू ये रही 0.7, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10g। गलत, 10g क्यों, इस एफ का कंपोनेंट नहीं लोगे नीचे, सोच समझ के काम करना, नॉर्मल फोर्स ढूंढना, इस एफ का भी कंपोनेंट लेना नीचे, फिर इट्स ओके, जल्दीबाजी नहीं करना, नॉर्मल फोर्स तो 10g है, इसमें क्या था, ओके देख के ना, ये नहीं है, हमें बताना है फ्रिक्शन फोर्स। आई विल सॉल्व, आप देखो ध्यान से। आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस ब्लॉक का, फ्री बॉडी डायग्राम तो चलेगा ही चलेगा, फंडामेंटल है, और वो बनाओ, प्रैक्टिस करो, यहीं पे नहीं फटाफट शुरू हो जाओ, इस तरह से अलग ही बना लो, बेटर है। इसका वेट आ गया नीचे की ओर कितना, 10g यानी 100, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर आ गया, अभी मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं है, ये 50 न्यूटन cos 37 हो जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा नीचे की ओर 30, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आ गया 40 न्यूटन, नीचे की ओर फोर्स कितना आ गया 30 न्यूटन। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इस ब्लॉक ने चलना नहीं है, तुम यार ऐसे धक्का मार रहे हो, ये ऊपर कहां उठ जाएगा, वर्टिकल तो चलेगा नहीं, तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस तो बैलेंस होंगे, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 न्यूटन, नॉर्मल फोर्स ये आ गया। अगर क्वेश्चन में गिवन है स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगा दो, बट अभी मुझे नहीं पता ये चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता फ्रिक्शन स्टैटिक है काइनेटिक, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ड्राइविंग फोर्स कितना है, ड्राइविंग फोर्स है 40, ड्राइविंग फोर्स यानी वो फोर्स जो स्लाइडिंग कराना चाहता है, इस ब्लॉक की जो स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस 40, नॉट बिकॉज ऑफ 30, 30 तो इसे दबा रहा है नीचे, 40 इसे चलाना चाहता है आगे, ठीक। एंड व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस इंटू एन, 130 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा 104 न्यूटन, तो भाई साहब ये बहुत स्ट्रांग है। मतलब एक तरह से ये समझो कि ये जो ब्लॉक है, ये जब सरफेस पे पड़ा है ना, तो ऐसे समझो बिल्कुल, आप ऐसे इरेगुलरिटी कुछ ज्यादा ही समझ लो, आप इरेगुलरिटी तो है, आप इसको कुछ ज्यादा ही इमेजिन करने के लिए, एंड लेट्स से ये ब्लॉक ऐसे पड़ा है, मतलब यूं समझ लो ब्लॉक एक तरह से गड्ढे में फंस गया है, ब्लॉक एक तरह से फंसा हुआ है उन गड्ढों में, ठीक है, और इनकी लिमिट है 104 न्यूटन। जब तक तुम इस ब्लॉक पे 104 न्यूटन या उससे बड़ा फोर्स नहीं लगाओगे, ये लॉक्स नहीं ब्रेक होंगे, ये ब्लॉक चल नहीं पाएगा, ऐसा समझ लो। तुमने कितना फोर्स लगाया, खाली 40, तो ये भी पीछे की ओर कितना फोर्स देगा, ओनली 40, उतना ही देगा। ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये 40 तो वो भी 40, ये मैं लॉज ऑफ मोशन से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये ब्लॉक रेस्ट पे है, बेटे प्लीज गुरफरमान इधर ध्यान, मैं कह रहा हूं ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो अगर हमने राइट को 40 लगाया तो पीछे की ओर भी तो 40 होना चाहिए ना। ऐसा हमें, तुम लोग ना आदत पड़ जाती है सर इसको और इसको हमेशा बराबर कर दो, जब मैं एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखूंगा ना अगली क्लास में, फिर ये नहीं होगा,
आप लॉज ऑफ मोशन भूलना मत यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स इन द बैक साइड डायरेक्शन? 40 न्यूटन। इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब ब्लॉक चला ही नहीं तो इसका क्या करेंगे। नॉर्दम क्लियर है बेटे? पक्का? सचमुच? झूठ तो नहीं बोल रहे? दोबारा बताना है? क्लियर है ना? नोट करो। भूलना नहीं अगली क्लास तक ये सारी चीजें, क्योंकि इसी को फिर आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, कोई डाउट अनिश? तो सबसे पहले ना तुम चेक करा करो नॉर्मल फोर्स क्या है। अगर क्वेश्चन में दिख रहा है कि स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन म्यू के एन, स्लाइडिंग नहीं हो रही, अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन यार 0 से लेके म्यू एस एन के बीच पता नहीं कितना होगा। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। मैं कहूं कैलकुलेट लिमिटिंग, वो तो ये रहा 104 न्यूटन, बट एक्ट कितना करेगा वहां पे? जितनी जरूरत है। जरूरत सिर्फ 40 न्यूटन की थी। ये 104 न्यूटन आनिश बता रहा है कि फ्रिक्शन वहां तक जा सकता है जरूरत पड़ने पर। समझ रहे हो? ये ब्लॉक इस गड्ढे में फंस गया है, जब तक तुम 104 या उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगाओगे ये नहीं चलेगा। तुमने तो खाली 40 न्यूटन दिया, तो ये बस 40 का पीछे फोर्स देगा। ये ब्लॉक इस सरफेस ब्लॉक को, ब्लॉक सरफेस को, ठीक है। वो तब चेक होगा कि तुम देखोगे अप्लाइड फोर्स कितना था और फ्रिक्शन की लिमिट क्या थी। अप्लाइड फोर्स यहां पे जस्ट 40 था और फ्रिक्शन की लिमिट थी 104। फ्रिक्शन की लिमिट का मतलब है कि जब तक उससे ज्यादा फोर्स नहीं आएगा ये ब्लॉक चलेगा नहीं, स्लाइडिंग होगी नहीं। बोलो बेटे। तो ये ब्लॉक चल पड़ता म्यू के एन, तब स्लाइडिंग हो गई तो फ्रिक्शन म्यू के एन लगता, ठीक है। करो नोट बेटे। सक्षम बेटे सुन रहे हो नहीं? मैंने क्लास की शुरुआत में तुम्हें बुलाया था, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया था मेरे पास। यार चैटिंग नहीं ऐसे बेटे, म्यूट अनम्यूट करके मुझे डिस्कशन करा करो। ऐसे मैसेजेस हम पढ़ नहीं पाते बेटे फिर। हो गया? कर लिया बेटे नोट? आगे देखो, लेट्स से ये सिचुएशन है, ये ब्लॉक 10 kg का एंड दिस ब्लॉक इज 6 kg। जी की वैल्यू 10 लेके चलेंगे। शीट भी जो मैंने दी है, अगर कहीं गलती से मेंशन ना हो, आप जी की वैल्यू 10 लेके ही चलना, ठीक है। स्कूल एग्जाम वगैरह में ध्यान रखना, नहीं मेंशन है तो 9.8, मेंशन है तो जो भी मेंशन है। ओके, तो फिलहाल जी की वैल्यू मैं क्लास में तो एटलीस्ट 10 ही लेके चल रहा हूं। म्यू एस की वैल्यू है 0.2, म्यू के की वैल्यू है 0.15। मुझे बताना है इस केस में मोशन होगा या नहीं। अगर होगा तो इनके और इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे। ओके, डायग्राम बनाओ, बस इतना लिख लो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अच्छा, देखना कैसे सॉल्व करेंगे। सुनो मेरी बात, नहीं मैं ही बताता हूं बेटे, आपके लिए हैं बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे। लिसन, क्योंकि आप फिर अपने हिसाब, क्योंकि जब मैं बता दूं काफी सारी चीजें फिर आप सोचना शुरू करना। ये दोनों को मोशन देने वाला फोर्स ये है 6G, ड्राइविंग फोर्स है ये 6 kg को, ये 10 kg के वेट का तो कोई काम नहीं है ना, वो तो नॉर्मल फोर्स से बैलेंस होगा। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कितना है 10 kg और सरफेस के बीच, वो तो साफ दिख रहा है। हाउ मच इट इज? 110G। ड्राइव कौन देना चाहता है इस पूरे सिस्टम को? आखिरकार 6 kg का वेट ही ना। सो ड्राइविंग फोर्स इज 60 न्यूटन। रोकना कौन चाहता है मोशन को? ओनली फ्रिक, हाँ टेंशन नहीं। कौन बोला? यही कह रहा हूं, इसीलिए मेरी बात सुनो।
टेंशन बेटे इसको अपोज करेगा, इसको सपोर्ट, टेंशन अंदर का मामला हो गया, इनका छोड़ दो। एक को अपोज कर रहा है, एक को सपोर्ट कर रहा है। व्हेन आई टॉक अबाउट 6 kg ओनली, तुम कहोगे सर टेंशन इज द अपोजिंग फोर्स। व्हेन आई टॉक अबाउट 10 kg, आप कहोगे सर टेंशन इज द ड्राइविंग फोर्स। व्हेन आई टॉक अबाउट होल सिस्टम, टेंशन को छोड़ दो। ड्राइव ये देना चाहता है, अपोज ये फ्रिक्शन करेगा। चेक करो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, FL दैट इज म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.2, एन कितना है 100, तो ये कितना आ गया जस्ट 20 न्यूटन। कौन जीता, ड्राइविंग फोर्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मोशन होगा, और अगर मोशन होगा तो फिर फ्रिक्शन यहां पे कौन सा लगेगा, काइनेटिक। FK वो कितना होगा 0.15 इंटू 100, कितना आएगा 15 न्यूटन। अब बस सॉल्व। इनफैक्ट पता है डायरेक्ट एक्सेलरेशन बता सकते हो, डायरेक्ट एक्सेलरेशन इज नेट ड्राइविंग फोर्स, बताया हुआ है ना ये, डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है 60 माइनस 15, ये 60 और ये 15, 45 डिवाइडेड बाय टोटल मास 16, सो 45 बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। और नहीं तो आप प्रॉपर करते, आप इसके लिए क्या लिखते बेटे 6g माइनस टी इज 6a। इसके लिए क्या लिखते, टेंशन आ गया है, सो आप लिखते t माइनस 15 इज मास कितना है 10a। इन्हें ऐड कर लो, वही आ जाएगी चीज, है ना, समझ में आई बात। भाई काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। एक्सेलरेशन किसी भी सिस्टम का होता है नेट ड्राइविंग फोर्सेस बाय टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स था 60 माइनस 15, 45 डिवाइडेड बाय 16 टोटल मास, ये एक्सेलरेशन आ गया। या फिर आप ऐसे कर लो 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6a, ये टेंशन ऊपर लगेगा ना, इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6a। इसके लिए बेटे क्या इक्वेशन बनेगी t माइनस 15 इज इक्वल टू 10a। फ्रिक्शन फोर्स ही तो है, और क्या ट्रीट करना चाहते थे, बासमती चावल क्या चीप था ये, फोर्स है यार। अच्छा वो फोर्स की तरह ट्रीट किया, भाई साहब फोर्स ही है वो। यस भुवनेश, बेटा खुश होके पढ़ा करो, परेशान नहीं हो करो, पढ़ाई तो है, घर जाते वक्त एंजॉय करना, बहुत बढ़िया मौसम है, थोड़ा लाइफ एंजॉय भी। हाँ सीरियस होके ऐसे हो परेशान, दिमाग चलता नहीं एक्टिवली, खुश होके एंजॉय करो चीजों को। लाइफ का भी ये रूल है, डिफिकल्ट सिचुएशन आए एंजॉय करो, और उसको परेशान हो जाते हो तुम यार, उससे पता है क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है। बोलो 60 माइनस 20 क्यों करें, जब स्टैटिक फ्रिक्शन का अस्तित्व ही खत्म, अस्तित्व समझते हो ना, तुम लोग अंग्रेज हो एकदम, एग्जिस्टेंस। जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की अब बात ही खत्म, जब मोशन ही शुरू हो गया, फ्रिक्शन ही काइनेटिक है। ओके क्लियर है एकदम, ओके। अच्छा राघव बताएगा, अगर ये म्यू एस होता 0.8, तुम मत बताओ, फनी आंसर आएगा ना, जरा फिर देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं आप भी सही बता सकते हो, बट क्या है ना इन्वॉल्व होके सोचते नहीं हो, तो इसलिए। अनमोल बेटा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी बेइज्जती कर लो तुम्हारी। हाँ अगर म्यू एस है 0.8, अब बोलो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। ड्राइविंग फोर्स कितना 60, घबरा क्यों रहे हो, ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी 0.8 इंटू 80 न्यूटन, तो इधर की ओर फोर्स कितना 80, वो कितना 60। अब बोलो क्या होगा, बोलो, जान दो, ठीक है अनमोल बेटे, नहीं कैसी बात है, मैं इसकी खिंचाई करना चाहता था, तुम कह रहे हो नहीं सर मैं भी हूं। बेटा ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये तब ये उतना ही एक्ट करेगा जितनी जरूरत है, तो कितना एक्ट करेगा अनमोल 60, गुड। अच्छे बच्चों, मैं थोड़ा ज्यादा ही तुमको अंडर एस्टिमेट कर देता हूं। सो अगर फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ये है, अब ये नहीं कहना सर ये 80 और वो 60 तो इधर चल पड़ेगा, कैसी बातें करते हो बेटा, ये टंगा हुआ था बेचारा, ये चुपचाप ऊपर चल पड़ा ऐसे। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स अब लगेगा स्टैटिक, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी जितनी रिक्वायर्ड है, एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू इज हाउ मच 60।
टेंशन भी कितना हो जाएगा इस केस में 60, दिस इज 60 एंड एवरीथिंग विल बी एट रेस्ट। अरे यार थोड़ा सा बेटा पढ़ाई करो प्लीज, मन लगा के। जब मोशन नहीं हो रहा तो फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस ना, तो ये 60 तो वो भी 60। थोड़ा न्यूटन याद करो बेटा उनको, ठीक है? क्लियर है एकदम? नोट कर लो ये, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ म्यू एस इज 0.8 देन द ब्लॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट। If mu s is 0.8 then the blocks will remain at rest. ओके अब देखना इधर, ब्लॉक को रखते हैं इंक्लाइन प्लेन पर। ये इंक्लाइन प्लेन आ गया, इंक्लाइन प्लेन का एंगल आ गया 37 डिग्री। ये रखा हमने इस पे ब्लॉक, ब्लॉक है लेट अस से 5 kg का। इधर को फोर्स आएगा 5g cos 37 डिग्री, है ना, mg cos थीटा। ये कितना आ जाएगा, cos 37 इज 4/5 40 न्यूटन। इधर को फोर्स कितना आ जाएगा 5g sin 37 यानी 30 न्यूटन। मैं डायरेक्ट लिख दूं तो इस केस में इस ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच स्लाइडिंग की टेंडेंसी कौन दे रहा है, ये, यही तो स्लाइड कराना चाहता है। ये कहां स्लाइड कराना चाहता है, ये तो ब्लॉक को और नीचे दबा रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस तो नॉर्मल फोर्स आएगा इधर n, और ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा 40। मान लो फ्रिक्शन फोर्स की कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.8, म्यू एस है 0.8, म्यू के की वैल्यू है मान लो 0.7। हमें क्वेश्चन में नहीं बोला ब्लॉक फिसल रहा है या नहीं, तो हमें खुद चेक करना पड़ेगा। तो हम वही देखेंगे ड्राइविंग फोर्स क्या है और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है। ड्राइविंग फोर्स इस केस में कितना है 30, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है म्यू एस इंटू एन, दैट इज 0.8 इंटू 40, दैट इज हाउ मच 32 न्यूटन। मोशन नहीं होगा क्योंकि ड्राइविंग फोर्स कमजोर पड़ गया। मतलब यहां पर इंक्लाइन और इस ब्लॉक के बीच जो लॉक लग गए हैं, इरेगुलरिटीज की वजह से जो सरफेसेस ब्लॉक लॉक्ड है, ऐसा होता नहीं है, गड्ढा वड्ढा नहीं होता ऐसा कुछ, वो अपने समझने के लिए हम कर रहे हैं। वो बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं जब तक 32 या उससे बड़ा फोर्स यहां पे नहीं आएगा। सो ये 30, तो ये इंक्लाइन इस ब्लॉक को ऊपर की ओर कैसा फोर्स देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 30 न्यूटन। समझ में आई बात? नोट कर लो इसको। रिद्धि क्लियर है बेटे? नोट करो। अनिकेत समझ रहे हो ध्यान से या नहीं? और होमवर्क पिछली क्लास वाला 10 क्वेश्चंस मैं अभी चेक कराओगे आप क्लास के बाद? हाँ डाउट तो मैं बताऊंगा, आप चेक कराओगे होमवर्क। अर्शदीप आप भी चेक कराओगे क्लास के बाद जरा होमवर्क। सक्षम आप बेटे क्लास के तुरंत बाद मुझे वो जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसकी फोटो खींच के भेजोगे सब। आई विल चेक दैट वो तुमने करे हैं कि नहीं करे हैं, ठीक है? श्रेया आप भी बेटे, REY है ना, ये चारों बच्चे RI, ये चारों स्टूडेंट्स मुझे होमवर्क चेक कराओगे तुरंत क्लास के बाद, ठीक है? नोट करो इसको जल्दी। ना बेटे, नॉर्मल फोर्स भी इंक्लाइन ने दिया, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्लाइन ने दिया। अगर मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछूं पुलकिता, बताओ इस इंक्लाइन ने इस ब्लॉक को टोटल फोर्स कितना दिया, तो आप कहोगे सर √n² + f²। ये n और ये f उस कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स हैं। ये दोनों फोर्सेस आखिरकार किसने दी हैं, इंक्लाइन प्लेन ने। तो इफ उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैं बजाय कॉन्टैक्ट फोर्स पे जाने के उसका परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट ले रहा हूं, बिकॉज मुझे वो अलग अलग चाहिए। कभी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड द ब्लॉक, आंसर इज √n² + f²। लिख लेना इस बात को। मैं अगर पूछूं इस इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक को फ्रिक्शन कितना दिया, तो आंसर इज 30। इस इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक को नॉर्मल फोर्स कितना दिया, तो 40। इस इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक को नेट फोर्स कितना दिया, तो √n² + f², दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स।
आज ही तो सिमर बेटे पढ़ा ना, फ्रिक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स का ही तो कंपोनेंट है सरफेसेस के पैरेलल। ये एन और एफ एक ही जगह से, ये इंक्लाइन प्लेन ने ही प्रोड्यूस करे या ब्लॉक पर अप्लाई करें दोनों फोर्सेस। तो लिख लो इस चीज को, नेट फोर्स नोट कर लिया अनिश बेटे, 30 न्यूटन। एंड में क्या ये रही, net force by inclined plane on the block, net force by inclined plane on the block is under root n square plus f square. This is called contact force. Net force by inclined plane on block is under root n square plus f square. This is called contact force. ऋषभ बेटा क्लियर है ना? फ्रिक्शन फोर्स किसने दिया, इंक्लाइन ने। नॉर्मल फोर्स भी किसने दिया, इंक्लाइन ने। तो इंक्लाइन ने नेट फोर्स क्या दिया, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दैट इटसेल्फ इज कांटेक्ट फोर्स। ओके, गौर से सुनना मेरी बात। अगर मैं इस इंक्लाइन का एंगल थोड़ा सा बढ़ाऊं, क्या होगा, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल 37 डिग्री से 40 डिग्री 45 डिग्री कर दूं, क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। mg साइन थीटा है, साइन थीटा तो थीटा बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसका क्या होगा, कॉस थीटा तो कम हो जाता है इंक्लाइन बढ़ने के साथ। ये कम होगा तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू घटेगी। तो जब आप इंक्लाइन का एंगल बढ़ाओगे, ड्राइविंग फोर्स जो अभी छोटा पड़ रहा था वो बढ़ेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन घटेगा। देयर माइट बी अ सिचुएशन बॉडी चल पड़े। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ रिपोज। राइट द हेडिंग, angle of repose, REPOSE। ये चार नाम मिटेंगे नहीं बेटा, ध्यान रखना। एंगल ऑफ रिपोज, सुनो ध्यान से इधर, REPOSE। ओके, ये इंक्लाइन प्लेन, मतलब इट इज लाइक दिस। एंगल ऑफ रिपोज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रजिस्टर देना बेटा जरा। ये ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस पे, इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा रिमोट और रजिस्टर के बीच, 0, क्योंकि हमने इसको कोई टेंडेंसी नहीं स्लाइड की। ये मैं एंगल ग्रेजुअली बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। ये जिस पर ये जस्ट नीचे फिसलने लग गया, वो टेढ़ा इसलिए हो गया क्योंकि ये अनइवन सरफेस है। ठीक है, अगर ये इवन सरफेस होती तो ये टेढ़ा नहीं होता, ये सीधे। एंगल बढ़ाते जाओ इंक्लाइन प्लेन का, बढ़ाते जाओ, ये द एंगल एट विल इट विल जस्ट start sliding down is called angle of repose। ठीक है, लिख लो पहले तो डेफिनेशन। It is that angle of inclined plane, it is that angle of inclined plane at which a block placed on it, it is that angle of inclined plane at which a block placed on it will just start sliding down। Or it is at the verge of sliding, or it is at the verge of sliding। ठीक है, तो देखना इधर, ये मैंने पहले इंक्लाइन प्लेन का एंगल कम लिया, दिस एंगल इज अल्फा। ये ब्लॉक रखा, स्लाइड कौन कराना चाहता है इसको नीचे की ओर, इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट mg साइन अल्फा। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एस इंटू एन, दैट इज म्यू एस mg cos अल्फा। एंड वी ऑब्जर्व दैट कि फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू mg साइन अल्फा से बड़ी है, मतलब mg साइन अल्फा 10 न्यूटन है, म्यू mg cos अल्फा 50 न्यूटन है। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा बेटे, फ्रिक्शन फोर्स mg साइन अल्फा के बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे रहेगी। रेस्ट पे रहेगी बॉडी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, जितनी जरूरत है। याद रखना, मैं दोबारा कई बार आज क्लास में रिपीट कर चुका हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल है, 0 से म्यू एस एन के बीच उतना ही एक्ट करेगा जितनी जरूरत है। mg साइन अल्फा की वैल्यू थी 10 न्यूटन,
म्यू एस इंटू एम जी कॉस अल्फा की वैल्यू थी 50 न्यूटन। म्यू एस एन इज नॉट द फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग। म्यू एस एन मुझे बताता है कि यार फ्रिक्शन वहां तक जा सकता है जरूरत पड़ी तो। स्लाइडिंग की टेंडेंसी खाली 10 न्यूटन की है, फ्रिक्शन फोर्स ये 50 न्यूटन तक जा सकता है, बट क्यों जाए जब खाली स्लाइडिंग की टेंडेंसी 10 न्यूटन है, तो ये भी 10 न्यूटन लगेगा। समझ रहे हो बात को? सो एम जी साइन अल्फा भी इतना सा था, म्यू एस एम जी कॉस अल्फा बड़ा था, तुमने ये एंगल बढ़ाया, तुमने ये एंगल बढ़ाया तो एम जी साइन अल्फा बड़ा हो जाएगा, म्यू एस एम जी कॉस अल्फा छोटा हो जाएगा। छोटा हो गया लेकिन अभी भी एम जी साइन अल्फा से बड़ा है, तो अभी भी सिचुएशन ऐसी रहेगी। ये 10 न्यूटन से हो जाएगा 20 न्यूटन, ये 50 से हो गया लेट्स से 35, तो ये 20 और ये 35, तो अभी भी तो ब्लॉक रुका रहेगा। तो जैसे जैसे तुम इंक्लाइन का एंगल बढ़ाते जाओगे, साइन अल्फा बढ़ता जाएगा, कॉस अल्फा घटता जाएगा, है ना। एक एंगल आएगा जहां पे ये दोनों जस्ट बराबर, वही एंगल ऑफ रिपोज है। सो इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जिस पर इस ब्लॉक को ड्राइव देने वाला फोर्स दैट इज mg साइन थीटा और रोकने वाला फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू दोनों जस्ट इक्वल, जस्ट इक्वल। दिस एंगल इज द एंगल एट विच द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। या आप कह दो कि सर बस मोशन हो ही जाएगा, बस इट्स ओके, दोनों एक ही बातें हैं। सो इस वक्त mg साइन थीटा किसके बराबर होगा? म्यू एस एन, एन की वैल्यू कितनी है? mg cos थीटा, तो यहां से बेटे tan थीटा कितना आ जाएगा? म्यू एस। अब इस वक्त पता है क्या होगा? अगर ये ब्लॉक पड़ा है, पड़ा रहेगा, ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, ये तैयार है, एकदम पूरा तैयार है चलने को, लेकिन चलेगा नहीं, रुका हुआ है। हल्का सा तुम हल्का सा इसको पुश दे दो नीचे की ओर, क्या होगा? चल पड़ेगा। जैसे ही चल पड़ा तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स तुरंत हल्का सा डिप मार देगा और कितना रह जाएगा? म्यू के एम जी कॉस थीटा, है ना, और ये नीचे स्लाइड हो जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर है? नोट करो। सो थीटा इज tan theta equal to mu s. This theta is called what? Angle of repose. हाँ जी बेटे, जैसे ही ये रुका हुआ था, अब हल्का सा मानो तुमने जाके इसको हल्का सा पुश दिया नीचे, ठीक है, तो ये नीचे स्लाइड होने लग जाएगा, और स्लाइड होने लग गया तो स्लाइडिंग हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा म्यू के एन। ओके, जैसे ही बच्चे रिद्धि स्लाइडिंग हो गई, फ्रिक्शन काइनेटिक, स्लाइडिंग नहीं है तो जीरो और म्यू एस एन के बीच कुछ भी। इट्स ओके। ये हटाए बेटे, इस टाइम में जरूरत नहीं। ये भी स्कूल एग्जाम में आता है कि डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, तो फ्रिक्शन फोर्स में यही सब है। लॉज ऑफ, मतलब स्कूल एग्जाम की अगर मैं बात करूं, बाकी जेई एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी है वो तो प्रैक्टिस आप करते चलो, कंसेप्ट आप अच्छे से समझो। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये सब यहाँ ग्राफ बनवा दिया अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का। जल्दी नोट करो बेटा। अनिकेत खुश तो बहुत हो गए तुम, है ना, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं, ध्यान रखना। और तुमने किया नहीं होमवर्क मुझे पता है। हाँ 10 दूंगा, 4 करोगे। स्कूल एग्जाम चल रहे हैं अभी, तभी दुखी बैठे रहते हो आजकल क्लास में। ओके, अब सुनना ध्यान से, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का एंगल 37 डिग्री। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है लेट्स से 10 kg, म्यू एस की वैल्यू है 0.8, म्यू के की वैल्यू है 0.7। ये ब्लॉक पीछे से, ये ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ था, चलेगा नहीं चलेगा वो दैट यू हैव टू डिसाइड। ये मैंने एक स्ट्रिंग लगा दी, ऐसे ऐसे रस्सी लगा दी। फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। डायग्राम बनाओ। ब्लॉक का मास 10 kg है। फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग।
ठीक है, देखना इधर व्हाट विल हैपन, टेंशन को अभी छोड़ो, ठीक है। आप देखो mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 10g इंटू साइन 37 कितना आएगा, 100 इंटू 3/5 60 न्यूटन। ये mg sin थीटा की वैल्यू है। क्या खुश क्यों हो रहा दक्ष? फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू एस एन 0.8 इंटू एम जी कॉस थीटा, ये वैल्यू कितनी आएगी, लक्ष्य ध्यान दो बेटा, कितना आएगी वैल्यू, 80 आ रहा है ना ये, कॉस 37 0.8 इंटू 100 इंटू 4/5 80 इंटू 0.8 64 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से छोटा पड़ गया है ना, यानी ये ब्लॉक, अगर ये स्ट्रिंग ना भी होती, ये ब्लॉक ने स्लाइड नहीं करना था, फ्रिक्शन फोर्स ने यहां पे कितना एक्ट करना था, 60 न्यूटन। अब आप खुद ही इमेजिन करो, आप अपने घर में लेट्स से डाइनिंग टेबल को खींच रहे हो, वो नहीं चल रहा, यू आर पुलिंग इट बट वो नहीं चल रहा क्योंकि तुम्हारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। अब दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल के उधर दीवार है, कोई तुम्हारा दोस्त जाके दीवार और डाइनिंग टेबल को रस्सी से जोड़ दे, रस्सी में क्या टेंशन आएगा, रस्सी में टेंशन क्यों आएगा, जब ये डाइनिंग टेबल ऑलरेडी रेस्ट में पड़ा है, हाँ या ना। जब फ्रिक्शन फोर्स ने ही इसको रोक दिया, ये चलना ही नहीं चाहता, तो इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना आएगा, 0, कोई टेंशन नहीं आएगा। रस्सी में टेंशन तब आएगा जब ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू छोटी होती, मान लो मैं म्यूएस को ले लेता 0.6, तो ये 0.6 इंटू 80 आता 48, तो ये 60 और ये 48, तो रस्सी में टेंशन आता 12 न्यूटन का, क्योंकि ब्लॉक ने चलना तो था नहीं ना, रस्सी नहीं चलने देगी ना। लेकिन अभी रस्सी में टेंशन आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फ्रिक्शन फोर्स ने ही संभाल लिया ब्लॉक को नीचे जाने से। इट्स ओके, नोट कर लो। As the block does not have any tendency of sliding down, so tension force is 0. As the block does not have any tendency of sliding down, so tension force is 0. देखो इधर एंगल मैं 37 और यही सब ले रहा हूं सो दैट इजी होता है सॉल्व करना। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक 2 kg का है, म्यू की वैल्यू है 0.6। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको म्यू एस म्यू के अलग अलग देगा, ठीक है, सिंपली ऐसे लिख दिया ना म्यू एस 0.6, तो इसका मतलब म्यू एस भी 0.6 है, म्यू के भी 0.6 है, मतलब दोनों लगभग बराबर ही है, हल्का सा ही फर्क होता है। तो इस क्वेश्चन में तुम म्यू एस को, मतलब इस, अगर मैं कहूं ना खाली म्यू ये रहा, मतलब म्यू एस म्यू के सेम है, तो वो जो हमने ग्राफ बनाया था ना अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन, उसमें हल्का सा जो ड्रॉप आया था वो नहीं आएगा, फिर प्रैक्टिकली आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली म्यू के म्यू एस से हल्का सा कम होता है। हम तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, हमें तो अपने कंसेप्ट चेक करने हैं, तो मैंने फिलहाल म्यू एस म्यू के को सेम ले लिया, ठीक। यहां से मैंने इस ब्लॉक को ऊपर प्रोजेक्ट करा with velocity let's say 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। मुझे बताना है ये कहां तक जाके रुकेगा, ठीक है, ये कितना ऊपर जाके रुकेगा ये। ओके, डायग्राम बनाओ। फाइंड डिस्टेंस अप टू विच ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द इंक्लाइन प्लेन। Find distance up to which block will slide on the inclined plane. ठीक है, find distance up to which block will slide on the inclined plane. क्या होगा देखो इधर, आप ट्राई करना घर पे सोचना। देखो सबसे पहले फोर्सेस, और इस केस में क्योंकि रिलेटिव मोशन तो हमने करवा ही दिया, तो अब कोई सोचने की जरूरत नहीं है लिमिटिंग और ये सब, डायरेक्ट फ्रिक्शन कैसा लगेगा, काइनेटिक। इसका वेट का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, mg साइन थीटा, नॉर्मल फोर्स और mg कॉस थीटा तो बराबर होंगे आपस में, और क्योंकि ब्लॉक ऊपर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगेगा क्या, काइनेटिक। कितना लगेगा ये फ्रिक्शन फोर्स, म्यू के इंटू एन,
यानी अब इस ब्लॉक के मोशन को mg sin थीटा भी अपोज करेगा और फ्रिक्शन, दोनों मिल के अपोज करेंगे. So what is the net opposing force acting on this block? Ma. That is equal to mg sin theta plus mu k into mg cos theta. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? mg sin थीटा तो इसके मोशन को अपोज करेगा ही करेगा, फ्रिक्शन भी अपोज करेगा. निगेटिव साइन मुझे कायदे से लगाना चाहिए, मैंने लगाया नहीं. ऑफ कोर्स इट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है ये. मैं जस्ट अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं. m m m कैंसल. सो रिटार्डेशन इसका कितना आ गया? g sin थीटा प्लस म्यू g, मैंने म्यू k की जगह खाली म्यू लिख दिया, म्यू g cos थीटा. ये रिटार्डेशन आ गया. समझ में आई बात ना? फ्रिक्शन भी अपोज करेगा लक्ष्य बेटे, वेट भी अपोज करेगा. इस a की वैल्यू निकाल लो. इस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g 10 ले लो. sin 37 3/5 प्लस म्यू कितना है? 0.6 इंटू जी कॉस थीटा. 10 इंटू कॉस 37 कितना है? 4/5. ये आ गया 6 प्लस ये कितना आ गया? 4.8. ये कितना आ गया? 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गया इसके रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ इट इज काइनेमेटिक्स. एक ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी क्या है रिदलीन बेटे? 20. रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? 10.8. फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0. मैं आपसे पूछूं यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो. मैं पूछ रहा हूं इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस कितना है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, माइनस 2as, a नेगेटिव होगा क्योंकि. सो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज किया. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी थी? 20 स्क्वायर. अब यहां पे इस फॉर्मूले में a को नेगेटिव लेना. सी अब तक तो मैं कह रहा था मैं मैग्नीट्यूड ढूंढ रहा हूं, अब इसमें तो हम a प्रॉपर साइन लगाएंगे ना. सो एक्सेलरेशन मोशन के अगेंस्ट है तो 10.8 और s आ जाएगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक. ओके, छोड़ दो कैलकुलेशन, वो हो जाएगी बाद में. फर्स्ट क्या बेटा? ये बेटा न्यूटन्स लॉज. नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लिखा. इस पे नेट फोर्स पीछे की ओर कितना है? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा. mg sin थीटा भी नीचे है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही थी तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की ओर है, म्यू mg cos थीटा. तो क्योंकि दोनों ही बेटे डाउनवर्ड है तो ऐड हो गए. ओके, समझ में आया? गुड. फ्रिक्शन फोर्स में यही थ्योरी है, बस अब आपको प्रैक्टिस खूब करनी है. वेरिएशंस काफी है. नोट कर लिया? ओके, इधर देखो, ये वेज आ गया 37 डिग्री. फिर से वेज फिक्स है, वेज मोशन में नहीं है. ये ब्लॉक इधर रखा मैंने. लेट्स से ये 6 kg का ब्लॉक है. ये पुली अटैच्ड है. ये मान लो 5 kg का ब्लॉक है. इस ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मान लो 0.8. हमें बताना है इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना. काफी सारी चीजें बताने के लिए आप प्रैक्टिस तो करना ही. सुनो मेरी बात ध्यान से. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं सुनो. अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? इस तरफ ड्राइविंग फोर्स कितना था? 5g 50 न्यूटन. इस तरफ ड्राइविंग फोर्स कितना था? अभी फ्रिक्शन को भूल जाओ, फ्रिक्शन को भूल जाओ. इधर ड्राइविंग फोर्स कितना है? 6g sin 37 डिग्री. 3/5 कितना आ जाएगा? 60 इंटू 3/5 36 न्यूटन. 36. अगर फ्रिक्शन ना होता, इधर ड्राइविंग फोर्स था 50, उधर था 36. कौन जीत रहा है? ये. तो ये नीचे जाता और वो किधर जाता? ऊपर, है ना? समझ में आ रही बात? कितना एक्सेलरेशन आता? 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 11. नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास. भुवनेश सुनो मेरी बात व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, फिर बाद में वही होगा, मिस हो जाएगा. एक्सेलरेशन कितना आता? नेट ड्राइविंग फोर्सेस बाय टोटल मास.
ये कब होता पुलकिता बेटे? जब फ्रिक्शन ना होता। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है, रिवर्स मोशन क्रिएट नहीं कर देता। आप चलना चाहते हो, आपका पैर आप ग्राउंड पे पीछे ले जाना चाहते हो, तो या तो तुम्हारा पैर फिसल जाएगा, फ्रिक्शन रोक ना पाया, आगे थोड़ा ना चल पड़ेगा पैर। तुम ग्राउंड पे पीछे फोर्स लगाओगे, पैर आगे ऐसे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में मोशन होता चाहता है, या तो उसको रोक देगा अगर वो केपेबल है, और नहीं रोक पाया तो बस अपोज ही करेगा। ऐसा नहीं कर देगा फ्रिक्शन कि ये नीचे चल पड़े और ये ऊपर चल पड़े, उल्टा मोशन नहीं क्रिएट कर देगा। सो इसलिए हमेशा जब भी मैं अब तुमसे कहूं बताओ 6 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो पक्का नीचे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की एब्सेंस में ये ब्लॉक किधर जाना चाहता है? ऊपर। तो यार फ्रिक्शन फिर नीचे ही लगेगा ना। हाउ कैन इट एक्ट अपवर्ड्स? तो कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ यार फ्रिक्शन किधर लगेगा, अप डाउन किधर, एज्यूम फ्रिक्शन नहीं था, तो फ्रिक्शन नहीं था तो मोशन कैसे होना चाहता था? देखो लेट्स से ये 50 है, मैं इस ब्लॉक का मास कुछ ऐसा ले लूं कि mg sin थीटा भी 50 आ जाए, तो इधर भी 50 इधर भी 50, हिसाब किताब तो वैसे ही बराबर है, फ्रिक्शन को क्या पड़ी आने की? समझदार फोर्स है वो, नहीं आएगा। जब मोशन नहीं हो रहा, ना मोशन होने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। इज दैट ओके? तो ये ब्लॉक किधर जाना चाहता है? अप। तो लक्ष्य बेटे काम पे ध्यान, तुम एंजॉय कर रहे हो उधर, मैं दोनों को परेशान करूंगा फिर। युवराज पढ़ने आए हो बेटे, सिंसियरली पढ़ो, गलत बात है, काम पे ध्यान होना चाहिए। सो फ्रिक्शन के एब्सेंस में ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड होना चाहता है, इसलिए फ्रिक्शन आएगा तो नीचे की ओर आएगा। केपेबल है फ्रिक्शन तो रोक देगा मोशन को, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। चेक करते हैं केपेबल है कि नहीं। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? म्यू एन। म्यू कितना है? 0.8। एन कितना है? 6g cos थीटा। ये कितना आ रहा है? 0.8 इंटू 60 इंटू cos 37 कितना? 4/5। ये कितना आ जाएगा? 48 इंटू 0.8 कितना हो गया? 38.4। 48 इंटू 0.8 38.4। सो ये 36 और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? 38.4। दोनों मिलके 50 से बड़े है ना, मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं हो। अब ये मत कहना सर मोशन इधर करा दो, 36 और 38.4 तो 50 से बड़े हो गए। समझ गए? करोगे टैलेंट, दिखाओगे, क्योंकि क्लास में बैठे तो एक दूसरे को तंग कर रहे हो। नहीं बेटा आईआईटी के क्यों सबका, आराम से बेटा सीबीएसई बढ़िया एंजॉय करो ना। यहां पे सिर्फ तब आओ जब आपको फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट सीखना है, कंसेप्ट अच्छे से सीखने हैं, एंजॉय भी करो, ये कोई टॉर्चर रूम नहीं है। एंजॉयमेंट सीखने में हो, ना कि एक दूसरे को तुम लोग लगे हो कंधे पे कंधा मारने। काम पे ध्यान। लक्ष्य बेटा कोई और होता तो मैं ना भी समझ पाता, तुम्हारी तो शक्ल बिल्कुल नहीं, उसकी शक्ल बता रही थी, हंसी फूट फूट के बाहर आ रही थी उसकी, वो नहीं कंट्रोल कर पाता। एनीवेज इधर ध्यान दो। सो ये 36 और ये 38.4 मिलके उससे बड़े हैं, तो इट डज नॉट मीन मोशन इधर हो जाएगा। ये तो लिमिट है ना, इतना थोड़ा ना लगेगा, कितना एक्ट करेगा? जितनी जरूरत है। कितना एक्ट करेगा इधर? 50 और 36 का डिफरेंस 14 न्यूटन, काम खत्म, कोई मोशन नहीं होगा इस केस में। पहले चेक करो, फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन कैसे होना चाहता है, चेक किया। अब फ्रिक्शन आएगा तो जिस तरफ मोशन होना चाहता है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, ना कि उल्टे डायरेक्शन में मोशन क्रिएट कर दे। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, इट डज नॉट प्रोड्यूस द मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, 38.4 इज द लिमिट, जरूरत ही नहीं है। मान लो ये ब्लॉक होता 6 kg का, तो ये कितना होता? 60। ये 36, 60 और 36 का डिफरेंस 24, ये 24 लगता क्योंकि 38.4 तक जा सकता है। मान लो ये होता 8 kg का ब्लॉक, तो 80, ये 36, डिफरेंस कितना आया? 44, बट ये 38.4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये लगता 38.4 और अब ये ब्लॉक ऊपर चलता। समझ गए? कहां भाई साहब, अब मोशन नहीं होगा, बिकॉज ये ड्राइविंग फोर्स था एंड अपोजिंग फोर्सेस थे 36 प्लस 38.4। फ्रिक्शन की लिमिट देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो, चेक करना है ना जब मोशन होगा या नहीं, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू चेक करो। सो 36 एंड 38.4 मिलके इससे बड़े हैं तो मोशन नहीं होगा। तो अब यहां पे रस्सी में टेंशन कितना आएगा? 50।
ये वाली रस्सी में भी टेंशन कितना आएगा 50 और ये फ्रिक्शन कितना आएगा 14, ये 36 और 14 मिलके 50 के बराबर। तो मोशन फिर उधर होना चाहता तो फ्रिक्शन यहां ऊपर लगता। कर लेते हैं अभी एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना हमें, अभी करते हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस कर करके सीखोगे, खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि इन एग्जाम्स में पर्पस इज नॉट ओनली कि आपसे क्वेश्चन जैसे तैसे गिरते पड़ते हो जाए, 2 मिनट के अंदर निपटाना है भाई साहब। निपटा दिया, 10 मिनट लगा के आराम से सोच के हो गया, दैट्स ओके। आप फिजिक्स सीख रहे हो, लगाओ टाइम, कोई टाइम की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बट अब इन एग्जाम्स में यू हैव टू गेन दैट स्पीड ऑल्सो, वो प्रैक्टिस मांगती है। यस बेटे, कोई पूछ रहा था उधर कुछ? हाँ जी बेटे नंदिनी, अच्छा हाँ ठीक है, अब इतना ही डिस्कशन करते हैं। इसके बाद शीट के देखो जितने कर पाओ करो, अटक रहे होगे तो कोई नहीं, दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस ओनली। मैं फिर अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करूंगा। बुक है बेटा तो दे दो, नहीं तो आन्या तुम्हारी बुक वहां ऑफिस में पड़ी है, ले आओ बच्चे, ठीक है। मैं उसमें से थोड़ा काम बता दूं।